सो हे वन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 का स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र सेशन लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट मैं आपसे जितने भी स्टूडेंट है जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे आप बिहार पुलिस का कर रहे हो, यूपी पुलिस का कर रहे हो, या फिर आप एसएससी लेवल पे किसी का कर रहे हो, एमटीएस, सीजीएल, ये सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। जितने भी प्रश्न है वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले लोग के लिए उनके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग ही ये सेशन तैयार किया गया है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से मैं यही कहूंगी कि प्लीज कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और कोशिश करिएगा इसे नोट करने का। जितनी सारी चीजें क्लियर आउट करती जाऊंगी उस सारी चीजों को नोट करना है जो कि आपकी क्लियर आउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करूंगी, जैसे कि आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके टॉपिक होंगे और उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न मिलेंगे, संगठन और मुख्यालय। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे, तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि मिक्सअप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। लेकिन अगर टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन मिले तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, और इसी चीज को मैंने ध्यान में रख के ही आपका सेशन तैयार किया। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा एंड नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अभी का पहला टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी कि इससे रिलेटेड अभी हमें जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उन सारी को क्लियर करना है, ठीक है। तो वाद्य यंत्र एवं वादक ये हमारा टॉपिक है और यही से रिलेटेड आपके एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर अतरौली घराना से, पटियाला घराना से, या ऑप्शन सी किराना घराना से, या ऑप्शन डी ग्वालियर घराना से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से था, ये आपको ध्यान रखना। और पंडित भीमसेन जोशी जो थे यह एक गायक थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला, जो कि ये सारे इनके इनको जितने सारे पुरस्कार मिले वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कभी ना कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी मैं इनके पुरस्कार लिखा रही हूँ वो सारे आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी तो आपको याद रखना है भारत रत्न, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न जो है ये कब मिला था गाइस। तो याद रखिएगा पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है पद्म श्री मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है पद्म श्री मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण मिला हुआ है और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो ये सारे जो है याद रखिएगा, ठीक है। पद्म भूषण और विभूषण भी मिला हुआ है। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार इन्हें कब मिला है। तो पद्म श्री जो इन्हें मिला था गाइस, याद रखिएगा 1972 में इन्हें पद्म श्री मिला है, 1972 में इन्हें पद्म श्री मिला है। उसके बाद पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो 1985 में इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें पद्म विभूषण की तो 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते गए तो याद रखिएगा कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला है, 1975 में, ये आपको ध्यान रखना है। और पंडित भीमसेन जोशी का जो मैं ये लिखाई हूँ पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रीवियस ईयर सेट उठाकर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न आपको और याद रखना है जो कि पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किराना घराना के संस्थापक जो है ये कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। किराना घराना के संस्थापक की अगर हम बात करें तो अब्दुल करीम खान, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब्दुल करीम खान जो है ये कौन से घराने के संस्थापक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब्दुल करीम खान जो है ये आपके किराना घराना के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि धेन का निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, धेन का जो है किस राज्य का संगीत वाद्य यंत्र है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओडिशा का संगीत वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का संगीत वाद्य यंत्र क्या है गाइस, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का संगीत वाद्य यंत्र जो है वो है रबाब, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का संगीत वाद्य यंत्र क्या है गाइस, तो याद रखिएगा डफ, ठीक है। डफ जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि संगीत यंत्र यानी कि सितार का जनक किस महापुरुष को माना जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी तानसेन को, ऑप्शन सी सूरदास को या ऑप्शन डी स्वामी हरिदास को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को जो है सितार का जनक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तोताए हिंद जो है ये किसे कहा जाता है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था गाइस कि तोताए हिंद जो है ये किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपके जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा उर्दू साहित्य का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है उर्दू साहित्य का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उर्दू साहित्य का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कव्वाली का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कव्वाली का जनक भी जो है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो अमीर खुसरो से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कव्वाली का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना, तुगलकनामा के लेखक कौन है गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी एक प्रमुख रचना है जो कि कौन सी रचना है गाइस, तो याद रखिएगा तुगलकनामा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा के लेखक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुगलकनामा की रचना की थी इन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये सारे अमीर खुसरो से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुगलकनामा की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, किशन महाराज को, ऑप्शन बी आमिर अली खान को, ऑप्शन सी अमजद अली खान को या ऑप्शन डी पंडित रविशंकर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान को जो है सरोद का सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके भी 2-3 पुरस्कार आपको याद रखने हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि अमजद अली खान जो है जो कि एक सरोद वादक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1975 में जो है इन्हें पद्म श्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है अमजद अली खान को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण इन्हें कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1991 में, 1991 में जो है आपको ध्यान रखना है पद्म भूषण मिला था। और पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1975 में 5 सही से नहीं लिखा है तो मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट जब करें तो कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वीणा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है। तो वीणा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन से है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा या ऑप्शन बी डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण या ऑप्शन सी पंडित रविशंकर या ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। सबसे पहले अगर हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपके बांसुरी वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये आपके बांसुरी वादक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें तो ये आपके एक सितार वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें आपके जो है डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है वीणा वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेगा तो याद रखिएगा यह एक संतूर वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे वीणा वादक पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण जो है यह एक वीणा वादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से था। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है ये मोहियर घराने, लखनऊ घराने, बनारस घराने या फिर ग्वालियर घराने से था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर बनारस घराने से था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये जो है आपके कौन से वादक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपके एक शहनाई वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बनारस घराने से संबंधित है। और याद रखिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा 2001 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन्हें कब सम्मानित किया गया था, 2001 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है ये पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1961 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1961 में जो है पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो कि है आपको याद रखना है पद्म विभूषण, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1980 में जो है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1980 में जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था गाइस, तो याद रखिएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है इन्हें कब मिला था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है पद्म विभूषण जो है इन्हें 1980 में मिला था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है और उनसे रिलेटेड जो उनको पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो जो कि तबला वादक है कौन है, जाकिर हुसैन है, ये आपसे पूछ रहा है कि इन्हें पद्म श्री पुरस्कार जो है कब मिला था। तो आपके ऑप्शन है 1990 में, ऑप्शन बी 2023 में, या ऑप्शन सी 2002 में, या ऑप्शन डी 1988 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा। और यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है, जो कि बनता कौन सा प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1988 में जब इन्होंने पद्म श्री प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा सबसे युवा पद्म श्री प्राप्त करता कौन है गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे युवा पद्म श्री प्राप्त करता कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे युवा पद्म श्री प्राप्त करता जो है ये कौन है गाइस, याद रखिएगा सबसे युवा पद्म श्री प्राप्त करता जो है ये आपके जाकिर हुसैन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्राप्त करता जो है ये आपके जाकिर हुसैन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें और पुरस्कार मिला हुआ है, जैसे कि अगर हम बात 1990, ठीक है, तो 1990 में जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1990 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1990 में जो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1990 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि वो 2023 में जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा 2023 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और 2002 में जो है इन्हें क्या मिला गया, इससे याद रखिएगा 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए 2002 में जो है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला गया, इससे आपको ध्यान रखना है 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी। तो ऑप्शन ए सुरबहार, या ऑप्शन बी सितार, या ऑप्शन डी सरोद, या ऑप्शन डी वीणा। तो आपको बताना है कि किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरबहार की प्रसिद्ध वादक थी, आपको ध्यान रखना है। और अन्नपूर्णा देवी जो है पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक की पत्नी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पलघट आर रघु किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए सितार वादक है, या ऑप्शन बी बांसुरी वादक है, या ऑप्शन सी मृदंग वादक है, या ऑप्शन डी सरोद वादक है।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है मृदंग वादक है, और मृदंग वादक जो है ये कौन है? पलघट आर रघु। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पलघट आर रघु की बात करें तो इन्हें 2 पुरस्कार जो मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है इन्हें कौन सा मिला था? पहला याद रखिएगा, इन्हें पद्म श्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था गाइस? याद रखिएगा, पद्म श्री मिला था। जो कि इन्हें पद्म श्री कब मिला था गाइस? तो याद रखिएगा, इन्हें पद्म श्री 1985 में मिला था, यानी कि 1985 में मिला था। और वहीं अगर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें, दूसरा पुरस्कार इन्हें मिला था जो कि मिला था संगीत नाटक अकादमी का। ठीक है, तो इन्हें 2 ही पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पुरस्कार कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा, दूसरा पुरस्कार था जो कि था संगीत नाटक अकादमी का। अगर हम बात करें दूसरा जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, ये पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला था गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 में। ठीक है, सॉरी 1983 में। ठीक है, तो पद्म श्री 1985 में मिला था, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये 1983 यानी कि 1983 में मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक नाम जो है बहुत बार पूछा जाता है, जो कि आपके जो है मृदंगम के ही प्रसिद्ध जो है वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं मृदंगम के एक और जो प्रसिद्ध वादक है, उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, टी गोपाल कृष्णन। ठीक है, जो कि केरल के थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम कौन सा है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, टी गोपाल कृष्णन का संबंध जो है ये कौन से वाद्य यंत्र से गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है, ये है आपके मृदंगम से संबंधित है, जो कि ये किस राज्य के थे गाइस? याद रखिएगा, ये थे आपके केरल के थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि पखावज वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो पखावज जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तंतुवाद है, या ऑप्शन बी तालवाद है, या ऑप्शन बी सुशीरवाद है, या ऑप्शन डी घनवाद है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पखावज एक जो है तालवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि घुंघरू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तंतुवाद, या ऑप्शन बी तालवाद, या ऑप्शन सी सुशीरवाद, या ऑप्शन डी घनवाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुंघरू जो है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घनवाद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि उस्ताद सादिक अली खान और उस्ताद असद अली खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें उस्ताद सादिक अली खान और उस्ताद असद अली खान का जो संबंध है वो आपके जो है कौन से मृदंग से है, या ऑप्शन बी वायलिन से है, या ऑप्शन सी रुद्र वीणा से है, या ऑप्शन डी पखावज से है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान का संबंध जो है ये रुद्र वीणा से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, रुद्र वीणा, अगर मेरा प्रश्न आपसे ये हो कि रुद्र वीणा जो है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है गाइस? तो याद रखिएगा, रुद्र वीणा जो है एक तार वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्र वीणा जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है गाइस? तो याद रखिएगा, रुद्र वीणा जो है एक तार वाद्य यंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक प्रमुख वादक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए अली अकबर खान, या ऑप्शन बी उस्ताद इमरत खान, या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खान, या ऑप्शन डी अब्दुल करीम खान। तो सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उस्ताद इमरत खान है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगलवाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तबला को, ऑप्शन बी शहनाई को, या ऑप्शन सी डमरू को, या ऑप्शन डी आपका जो है संतूर। तो गाइज याद रखिएगा, मंगल वाद्य यंत्र जो है ये किसे कहा जाता है? शहनाई को। यानी कि होता है ना, किसी का शादी होता है तब नहीं बोलते आए उसका शहनाई है। तो वहां पे जो है कि क्योंकि इस शादी में जो है ये शहनाई बजता ही बजता है, तो इसी वजह से जो है इसे हम मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन मंगल वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा मंगल जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? सहना शादी से, और शादी जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? शहनाई से। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिर्फ 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल खां, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, या ऑप्शन सी पंडित भीमसेन जोशी, या ऑप्शन डी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित भीमसेन जोशी को। जो कि मैंने आपका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि पंडित भीमसेन जोशी के बारे में जो था कि किस घराने से थे, जिसमें मैंने आपको बताया भी, उनके सारे पुरस्कार के बारे में बताया था, और प्लस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में भी बताया था। अगर हम बात करें तो मैं फिर भी यहाँ पे लिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने याद रखिएगा। पंडित भीमसेन जोशी को पद्म श्री की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इन्हें 1972 में पद्म श्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो याद रखिएगा इन्हें 1985 में पद्म भूषण मिला था। वहीं अगर हम बात करें पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो इन्हें 1999 में पद्म विभूषण मिला था। और वहीं अगर हम भारत रत्न की बात करें तो याद रखिएगा 2008 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी गिटार, या ऑप्शन डी बांसुरी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसुरी जो है ये आपका जो है तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। अगर हम बात करें बांसुरी की, बांसुरी जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र है इससे याद रखिएगा। बांसुरी जो है ये आपका वायु वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। बांसुरी जो है ये आपका कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना है वायु वाद्य यंत्र है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है आपका वीणा, सितार और गिटार जो है ये आपका तार वाला वाद्य यंत्र है। अब मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगी, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि तबला वाद्य यंत्र जो है आपको बताना है ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। उसके बाद दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि शहनाई, शहनाई जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है शहनाई। उसके अलावा अगर हम मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है गाइस कि आपको बताना है कि जो है आपका जो है मृदंग, तो ये जो है ये आपका जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है तबला की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है तबला ताल वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है। तबला जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है इससे आपको ध्यान रखना है, तबला आपका ताल वाद्य है। वहीं अगर हम शहनाई की बात करें इससे आपको ध्यान रखना है शहनाई आपका वायु वाद्य है, ये आपको ध्यान रखना है। शहनाई आपका वायु वाद्य यंत्र है, जैसे आपका बांसुरी वायु या वाद्य यंत्र है वैसे ही आपका शहनाई वायु वाद्य यंत्र है। उसके अलावा अगर हम मृदंगम की अगर हम बात करें ये भी आपका ताल वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। मृदंगम भी जो है ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र है इससे याद रखिएगा। मृदंगम भी आपका ताल वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संगीत वाद सुरबहार किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है? तो सुरबहार जो है ये कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आपके ऑप्शन है प्रहार वाद, या ऑप्शन बी वायुवाद, या ऑप्शन सी तंतुवाद, या ऑप्शन डी आघात वाद्य यंत्र। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तंतुवाद है आपका सुरबहार, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक डैश वादक थे। तो आपको बताना है कि उस्ताद साबरी खान कौन से वादक थे। तो आपके ऑप्शन है सारंगी वादक, या ऑप्शन बी सरोद वादक, या ऑप्शन बी संतूर वादक, या ऑप्शन डी बांसुरी वादक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद साबरी खान एक सारंगी वादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और उस्ताद साबरी खान से आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो कि इन्हें एक पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद साबरी खान को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा 2006 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डैश राज्य से संबंधित है। तो माहुरी जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ओडिशा से, या ऑप्शन बी कर्नाटक से, या ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश से, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माहुरी जो है ये ओडिशा का एक संगीत वाद्य यंत्र है, और याद रखिएगा माहुरी को माहुरिया भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि शहनाई वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो शहनाई वाद्य यंत्र जो है ये कौन से प्रकार का है। तो आपके ऑप्शन है तंतुवाद, ये ऑप्शन बी तालवाद, ये ऑप्शन सी सुशीरवाद, ये ऑप्शन डी घनवाद। तो मैंने घनवाद आपको बताया था घुंघरू के बारे में। सुशीरवाद जो है ये आपके शहनाई जो है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है ये शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, यानी कि आप जितने भी आपको यहाँ पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि संगीत नृत्य एवं उनके कलाकार से रिलेटेड रहेंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस शास्त्रीय नृत्य और कलाकार से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 होगा। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है 8 शास्त्रीय नृत्य को जो है आपको ध्यान रखना है, इसे शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें 8 शास्त्रीय नृत्य है, जो कि बहुत लंबा है तो मैं लिखूंगी नहीं, लेकिन मैं एक बार रिपीट करा दे रही हूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा। जिसमें आपको याद रखना है भरतनाट्यम, तमिलनाडु, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और कथकली जो है ये आपके जो है ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें शास्त्रीय दर्जा मिला हुआ है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम की अगर मैं बात करूं ये आपके जो है केरल का है, कथक की अगर बात करूं तो ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी की बात करूं ओडिशा का है, मणिपुर की बात करूं मणिपुरी नृत्य की बात करूं मणिपुर का है, कुचिपुड़ी की बात करूं आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया की अगर बात करूं तो असम का है और कथकली की बात करूं तो केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख पाया जाता है। तो भारतीय नृत्य रूपों का उल्लेख जो है ये आपके ब्रह्मसूत्र या नाट्य शास्त्र या ऑप्शन सी कामसूत्र या ऑप्शन डी अभाग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। और नाट्य शास्त्र को अगर हम बात करें कि इसकी रचना जो ये किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है भरत मुनि ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी रचना जो ये किसने की थी, भरत मुनि ने। और याद रखिएगा ये नाट्य शास्त्र को ही हम पंचम वेद भी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो सबसे प्राचीन शैली जो है ये कौन सी है, तो कुचिपुड़ी है, ये ऑप्शन बी कथकली है, ये ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ये ऑप्शन डी कथक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम की है, जो कि मैं आपको बताई हूँ। भरतनाट्यम जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है और सबसे प्राचीन नृत्य शैली जो है ये आपके भरतनाट्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डैश की मुद्रा को चिदम्बरम मंदिर यानी कि तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। तो कौन सी मुद्राओं के चिदम्बरम मंदिर में जो है इसके जो है चित्रित किया गया है, तो कथकली की मुद्राओं को, या ऑप्शन बी भरतनाट्यम को, या ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम को, या ऑप्शन डी सत्रिया को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की मुद्राओं को जो है जो तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर है उसके जो है गोपुरम पे जो है चित्रित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1977 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कालिदास सम्मान से, या ऑप्शन बी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, या ऑप्शन बी कबीर सम्मान से, या ऑप्शन डी पद्मश्री से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1977 में जो है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, संगीत नाटक अकादमी से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये आपके कौन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से।
तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, और अगर वहीं कुचिपुड़ी की बात करेगा तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हो गया भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करेगा तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिला हुआ है। जैसे 1977 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे जो मैं पुरस्कार लिखाऊंगी वो याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें जो है कौन कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा इन्हें हम सबसे पहले अगर हम बात करेगा तो याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, 1968 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण और विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया। तो अगर हम भूषण की बात करते गए इससे आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। और वहीं अगर हम बात करते गए इससे आपको ध्यान रखना है, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट किया हुआ है बहुत बार, जो कि पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा कौन सी है गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस, जो है इनकी आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनकी इनकी आत्मकथा क्या है गाइस, तो याद रखिएगा ए पैशन फॉर डांस जो है गाइस, याद रखिएगा ए पैशन फॉर डांस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ए पैशन फॉर डांस जो है इनकी आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए पैशन फॉर डांस इनकी जो है आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि मृणाली साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। तो मृणाली साराभाई का संबंध जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भरतनाट्यम और कथक से, ऑप्शन बी भरतनाट्यम और कथकली से, ऑप्शन सी कथक और कथकली से, या ऑप्शन डी कथक और ओडिसी से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम और कथकली से है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, लेकिन वहीं अगर हम कथकली की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, कथकली जो है ये आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं मृणाली साराभाई से, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि मृणाली साराभाई को दो पुरस्कार आपको याद रखना है। पहला पुरस्कार आपको कौन सा याद रखना है, पद्मश्री, और दूसरा पुरस्कार आपको कौन सा याद रखना है गाइस, तो पहला पद्मश्री और दूसरा पद्म भूषण। ठीक है, तो पहला जो है ये कौन सा पुरस्कार आपको याद रखना है, पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था मृणाली साराभाई को गाइस, तो 1965 में, 1965 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और वहीं अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते गए इससे याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें पद्म भूषण से 1992 में सम्मानित किया गया था, यानी कि 1992 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि देश की दूसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नर्तकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, आपको बताना है देश का जो दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो कौन होता है, पद्म विभूषण होता है। तो ये प्राप्त करने वाली पहली नर्तकी कौन थी, तो आपके ऑप्शन है अला मरले वर्ली, ऑप्शन बी मृणाली साराभाई, या ऑप्शन सी तंजौर बाला सरस्वती, या ऑप्शन डी पद्म सुब्रमण्यम। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजौर बाला सरस्वती। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तंजौर बाला सरस्वती का जो संबंध था ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध भरतनाट्यम से था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से शास्त्रीय नृत्य से था गाइस, याद रखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तंजौर बाला सरस्वती की अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको इनसे तीन प्रश्न, तीन पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि वो तीन पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हें संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा 1955, 1955 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें
दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है गाइस, तो दूसरा आपको याद रखना है इन्हें 2 पुरस्कार और मिला है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो कि क्वेश्चन में भी बोला गया है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली नर्तकी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा गाइस, बाला सरस्वती जो कि भरतनाट्यम से संबंधित थी, तो इन्हें अगर हम बात करते हैं पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1997 में, यानी 1997 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। और वहीं अगर हम बात करते हैं इन्हें पद्म भूषण कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें पद्म भूषण मिला था 1957 में, यानी 1957 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है हेमा मालिनी, ऑप्शन बी नर्तकी नटराज, ये ऑप्शन सी अलारमेली वल्ली, ये ऑप्शन सी डी सरोज खान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलारमेली वल्ली जो है 1991 में, ये कौन सी नर्तकी है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन्हें 1991 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और जो प्राप्तकर्ता बनी थी दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैती लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो मैती लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी छऊ, या ऑप्शन डी सत्रिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपने मैती लोग सुना होगा जब मणिपुर कांड हुआ था, जिसमें आप लोगों ने जो है दो लोगों के बीच जो है बहुत ज्यादा ये हुआ था, जो कि मणिपुर कांड हुआ था, इसमें एक समुदाय कौन सा था, मैथिली लोग थे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये मणिपुरी से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नित्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि नित्याचार्य की जो उपाधि है इनसे जो सम्मानित किया गया है, आपको बताना है किनको किया गया है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है गुरु केलुचरण महापात्र को, या ऑप्शन बी रुक्मणी देवी को, या ऑप्शन सी गुरु विपिन सिंह को, या ऑप्शन डी उदय शंकर को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये गुरु विपिन सिंह जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है संबंधित है आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मणिपुरी से। तो याद रखिएगा गुरु विपिन सिंह को जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, और इन्हें ही आपको ध्यान रखना है मणिपुर के महाराज द्वारा जो है इन्हें नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। यहाँ पे मेरा प्रश्न आप सभी से यह है मणिपुरी नृत्य से संबंधित और कौन कौन से है, तो जैसे गुरु विपिन सिंह जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं झावेरी बहनें जो है ये आपको ध्यान रखना है, झावेरी बहनें जो है ये आपकी जो है कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा झावेरी बहनें जो है ये भी आपके मणिपुरी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। झावेरी बहने में कौन कितनी बहन आती है ये आपको ध्यान रखना है, 4 बहनें आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कि झावेरी बहने में कितनी बहनें आती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 4 बहनें आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 4 बहनें। और इन चारों का नाम क्या क्या है मैं ये भी लिखा देती हूँ। तो इन चारों का नाम है, पहला है ये आपको ध्यान रखना है रंजना झावेरी, पहला जो है ये कौन सा नाम है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है रंजना झावेरी है। वहीं अगर हम दूसरा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दूसरा जो नाम कौन सा है, याद रखिएगा सुवर्णा झावेरी है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो नाम क्या है, तो याद रखिएगा दूसरा जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है सुवर्णा झावेरी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो नाम है ये आपके सुवर्णा झावेरी का है। इसके अलावा अगर हम तीसरा नाम अगर हम बात करें, तीसरा जो है ये कौन सा है, याद रखिएगा नैना झावेरी, ठीक है। तीसरा जो है ये कौन सा, सबने पढ़ा होता है कि झावेरी बहनें जो है ये मणिपुरी से संबंधित है, लेकिन बहुत लोगों को उनके नाम नहीं पता होते कि कौन 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 सी जो कितनी बहनें हैं झावेरी और उनका नाम क्या क्या है ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो नैना झावेरी हो गई, और चौथी जो है ये कौन हो गई, दर्शना झावेरी। तो ये चारों का संबंध जो है ये मणिपुरी नृत्य से, इसलिए इन्हें झावेरी बहनें भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई झावेरी बहनें हो गई। उसके अलावा गुरु विपिन सिंह हो गए, इसके अलावा निर्मला मेहता हो गई, इसके अलावा अगर हम बात करें सविता मेहता हो गई। ये सब आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है 1986 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया और किनको? राजकुमार सिंहजीत सिंह को। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए कथकली, ये ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ये ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ये ऑप्शन डी मणिपुरी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुरी के लिए ही इन्हें सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जैसे ही अगर आप पुरी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे पुरी जो है ये कौन से राज्य का जिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिसी जो है ये आपको ध्यान रखना है। ओडिसी नृत्य जो है ये कहाँ का है? ओडिशा का है। और याद रखिएगा ओडिशा में कौन सा जिला आता है? पुरी आता है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसमें कौन से, तो जाहिर सी बात है जो जिस राज्य का होगा उसी का जुड़ा होगा, तो ओडिसी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको बताना है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक कौन है। तो आपके ऑप्शन ए रघुनाथ दत्ता, ऑप्शन बी गुरु केलुचरण महापात्र, या ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, या ऑप्शन डी सुजाता महापात्र। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गुरु केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ओडिसी नृत्य जो है जब ये विलुप्त हो रहा था तो इसे पुनर्जीवित कौन किया था? पुनर्जीवित इन्हें जो है देखिएगा केलुचरण महापात्र ने किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 3-4 पॉइंट है जो कि केलुचरण महापात्र से आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है इनके पुरस्कार, और याद रखिएगा इन्होंने कौन से जो है प्रशिक्षण की जो है स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से स्कूल की स्थापना की थी? तो पहले आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है सृजन स्कूल की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केलुचरण महापात्र ने, ये भी आपसे जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र ने जो है ये कौन से स्कूल की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा सृजन स्कूल की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। केलुचरण महापात्र ने सृजन स्कूल की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको कि सृजन स्कूल की स्थापना की थी, तो कब की थी गाइस? याद रखिएगा सृजन स्कूल की स्थापना की थी 1994 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना कब की थी गाइस? याद रखिएगा 1994 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट बात करेंगे, जैसे कि इन्हें कुछ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें केलुचरण महापात्र को जो है आपको ध्यान रखना है पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें पद्म श्री से 1974 में 1974 में जो है इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है पद्म विभूषण। तो ये 3 पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि इन तीनों का नाम आपको याद रखना है और इन्होंने कौन से स्कूल की स्थापना की थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं इन्हें पद्म भूषण की, अगर हम बात करते गए तो याद रखिएगा 1988 यानी कि 1988 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और पद्म विभूषण की अगर हम बात करें 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? तो आपको बताना है मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है। तो आपके ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी देश प्रेम, ऑप्शन सी वीरता, या ऑप्शन डी युद्ध। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी जो नृत्य है गाइस देखिएगा इसका जो प्रमुख विषय है वो है भक्ति, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। तो सत्रिया का आविष्कार किसने किया है? तो आपके ऑप्शन है उदय शंकर ने, ऑप्शन बी श्रीमत शंकर ने, ऑप्शन सी के उमा राव ने, या ऑप्शन डी गुरु गोपीनाथ ने।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सत्रिया से रिलेटेड यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट जो है वो क्लियर करना चाहूंगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सत्रिया जो कि आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सत्रिया जो है ये आपके कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्रिया जो है ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है सत्रिया से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है सबसे प्राचीन नृत्य जो है ये आपका जो है भरतनाट्यम है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे नया नृत्य जो है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे नया नृत्य है जो कि है सत्रिया नृत्य, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव, और इसके अलावा भी अगर बात करें तो सत्रिया नृत्य के जो है प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से गाइस, तो ये पहला हो गया श्रीमद शंकर देव। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रभात शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं प्रभात शर्मा का संबंध जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से गए, तो याद रखिएगा ये हो गए आपके जो है सत्रिया से। इसके अलावा अगर हम बात करें गहन चंद्र का संबंध जो है ये किससे गए, तो याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके सत्रिया से है। उसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम सत्रिया की बात करेंगे तो याद रखिएगा सत्रिया जो है ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका 5 वर्ष पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी सबसे नया है लेकिन 5 वर्ष पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ओडिसी सबसे जो तमिलनाडु का जो आपका जो भरतनाट्यम है वो सबसे प्राचीन है, लेकिन वो जो है आपका 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नर्तक हैं। तो आपको बताना है कि 1967 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि पंडित शंभू महाराज जो है एक शास्त्रीय नृत्य, जो कि कौन से शास्त्रीय नृत्य, कहाँ के शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी के थे, या ऑप्शन बी कुचिपुड़ी के, या ऑप्शन बी कथकली के, या ऑप्शन डी कथक के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कथक के थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करते गए तो अगर हम कथक से बात करें गए तो याद रखिएगा कथक से जो है आपके बिरजू महाराज का संबंध जो है ये भी आपके जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिरजू महाराज का संबंध जो है ये भी आपके कथक से है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपको याद रखना है जो कि है सितारा देवी। सितारा देवी का संबंध, तो याद रखिएगा सितारा देवी, इसका संबंध भी कथक से, ये आपको ध्यान रखना है। सितारा देवी का संबंध भी गाइस याद रखिएगा, सितारा देवी का संबंध भी जो है ये आपके जो है कथक से है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो है लच्छू महाराज का संबंध जो है गाइस याद रखिएगा, लच्छू महाराज का संबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है। लच्छू महाराज का संबंध भी कथक से, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जो कि है शोभना नारायण, ठीक है। शोभना नारायण का संबंध जो है ये किससे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। शोभना नारायण का संबंध जो है ये भी आपके जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कथक से है। और कथक आपका किस राज्य का है तो ये भी मैं बता देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पे मैं लिखाऊंगी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है बिरजू महाराज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बिरजू महाराज को जो है ये आपको ध्यान रखना है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गाइस, याद रखिएगा पद्म विभूषण। और वहीं अगर हम बात करें इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1986 में, यानी कि 1986 में इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात सितारा देवी, सितारा देवी की अगर हम बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है सितारा देवी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है सितारा देवी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें सितारा देवी को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला था गए, तो आपको ध्यान रखना है 1973 में, 1973 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम लच्छू महाराज की बात करें, लच्छू महाराज से आपको याद, संगीत नाटक अकादमी जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लच्छू महाराज की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलेगा, इससे याद रखिएगा इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे पुरस्कार शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये आप समझ जाइएगा। तो याद रखिएगा जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लच्छू महाराज को कब मिला था, 1957, यानी कि 1957 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन्हें कब मिला था गाइस, याद रखिएगा 1957 में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बोला था शोभना नारायण के बारे में, शोभना नारायण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत इंपोर्टेंट याद रखिएगा सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त की थी किसने गाइस, याद रखिएगा
तो यहाँ पे जो है मैं लिखा दे रही हूँ, ये आपको नोट कर लेना है। तो अगर हम बात करते गए तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम उम्र में जो है पद्म श्री जो है ये किसे मिला गया, इससे आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाली महिला जो है ये कौन है, इससे याद रखिएगा शोभना नारायण, ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करता। और वहीं अगर हम बात करें तो ताल वादक में कौन है, तो याद रखिएगा अगर मेल की बात करें तो वो आपके जो है जाकिर हुसैन आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे कम उम्र फीमेल की अगर हम बात करें प्राप्तकर्ता में गए तो याद रखिएगा वो हो जाएगी शोभना नारायण। अगर हम बात करें इन्हें पद्म श्री जो है सबसे कम उम्र में मिला है, लेकिन कब मिला है तो याद रखिएगा 1992 यानी कि 1992 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कथक नृत्य के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है बिरजू महाराज ने, ऑप्शन बी सितारा देवी ने, या ऑप्शन डी ईश्वर प्रसाद ने, या ऑप्शन डी रुक्मणी देवी ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहीं कहीं पे जो है ये ईश्वरी प्रसाद रहता है और कहीं कहीं पे ईश्वर प्रसाद रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद, कथक नृत्य यानी लखनऊ घराने के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित वेदांत सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये जाना जाता है कुचिपुड़ी के लिए, यानी कि वेदांत सत्यनारायण शर्मा को जो है कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बता दूं कुचिपुड़ी जो है ये आपके किस राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वेदांत सत्यनारायण शर्मा को जो है एक पुरस्कार इनका याद रखिएगा जो कि इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है पद्म श्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा 1970 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1970 यानी कि 1970 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है बिरजू महाराज कौन से घराने से जुड़े हैं। तो आपके ऑप्शन है रायगढ़ घराना से, या ऑप्शन बी बनारस घराना से, या ऑप्शन सी जयपुर घराना से, या ऑप्शन डी लखनऊ घराना से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिरजू महाराज जो है ये आपके लखनऊ घराना से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। तो कुचिपुड़ी जो है ये किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है, सम्मिश्रित है, या ऑप्शन बी हिंदुस्तानी है, या ऑप्शन सी कर्नाटक है, या ऑप्शन डी जॉर्ज है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये कर्नाटक जो है संगीत के साथ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हमारा टॉपिक है त्योहार उत्सव और मेले, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपको जो जितने भी आपके जो है एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है, ये आपके त्योहार उत्सव और मेले से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 है जो कि हमारे त्योहार और मेले और उत्सव का पहला प्रश्न है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है, ठीक है। तो आपको बताना है हेमिस महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कौन से धर्म से है। तो आपके ऑप्शन है हिंदू धर्म से, या ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन सी जैन धर्म से, या ऑप्शन डी सिख धर्म से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस महोत्सव जो है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा हेमिस महोत्सव जो है ये आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो है लद्दाख में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महोत्सव जो है ये आपकी कौन किस राज्य का है, लद्दाख का है। और याद रखिएगा हेमिस महोत्सव जो है ये कौन से मठ में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हेमिस महोत्सव जो है ये आपके हेमिस मठ में मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि हेमिस महोत्सव जो है ये कौन से मठ में मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा हेमिस महोत्सव जो है ये आपके हेमिस मठ में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेमिस मठ में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो आपको बताना है थाई पुसम उत्सव कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है तेलुगु समुदाय द्वारा, ये ऑप्शन बी तमिल समुदाय द्वारा, ये ऑप्शन सी मलयालम समुदाय द्वारा, ये ऑप्शन डी मराठी समुदाय द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाई पुसम जो है ये आपके तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थाई पुसम की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है गाइस। तो पहला आपको ध्यान रखना है थाई पुसम जो है ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये जो है आपका थाई पुसम कौन से भगवान को समर्पित है गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है। थाई पुसम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, जो कि आपको ध्यान रखना है। भगवान मुरुग्गा को जो है आपको ध्यान रखना है। भगवान जो है आपको ध्यान रखना है मुरुग्गा को समर्पित है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसको समर्पित है गैस, याद रखिएगा भगवान मुरुग्गा को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि पोंगल त्योहार आपके तमिलनाडु का है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि पोंगल त्योहार आपके 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको यही मिल गया। तीसरा आपसे पूछा है कि पोंगल के जो है चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है थाई पोंगल, ऑप्शन बी कानुम पोंगल, या ऑप्शन सी भोगी पोंगल, या ऑप्शन डी सूर्य पोंगल। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि मैंने ऑप्शन में चौथा दिन दिया है तो आपसे भी एग्जामिनर चौथा दिन ही पूछे। 4 दिन मनाया जाता है, ये आपको पता है कि पोंगल जो है ये कितने दिन तक मनाया जाता है गाइस, याद रखिएगा 4 दिन तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 दिन तक जो मनाया जाता है तो इस चारों दिन को क्या क्या कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथे दिन को क्या कहा जाता है और पहले दिन को क्या कहा। 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन को हम क्या कहते हैं गाइस, तो पोंगल का जो पहला दिन होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पोंगल का पहला दिन को हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा पोंगल के पहला दिन को हम कहते हैं भोगी पोंगल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा उसे हम कहते हैं भोगी पोंगल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा दिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते गए ये आपको ध्यान रखना है दूसरा दिन को जो है कौन सा दिन कहते गए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा दिन की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते गए, याद रखिएगा सूर्य पोंगल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे दिन को जो है हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा दूसरे दिन को हम कहते हैं सूर्य पोंगल कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरा दिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम तीसरे दिन की बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है तीसरे दिन के बाद जो है पोंगल को हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे हम कहते हैं मट्टू पोंगल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसे हम क्या कहते हैं गाइस, तो तीसरे दिन के हम पोंगल के दिन को कहते हैं मट्टू पोंगल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा आपसे पूछा ही गया है प्रश्न में, यानी कि आपके जो है चौथे दिन को कौन सा कहते हैं गाइस, याद रखिएगा चौथे दिन को हम कहते हैं गाइस, याद रखिएगा पोंगल के चौथे दिन को हम क्या कहते हैं कानुम पोंगल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसे हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा इसे हम कानुम पोंगल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों लिखा दिया जो कि आपको याद रखना है, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन और चौथे दिन क्या कहा जाता है। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे भी से ये है, आपको बताना है कि पोंगल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये भी आपसे जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि जो है आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था कि जो है पोंगल का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो पोंगल का जो अर्थ होता है गाइस ये होता है उबालना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पोंगल का अर्थ क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है पोंगल का अर्थ होता है उबालना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी गैस याद रखिएगा ये जो है ये जो पोंगल का अर्थ उबालना होता है, ये तो आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पोंगल जो है ये आपको ध्यान रखना है ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक फसल कटाई उत्सव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है कि सक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बताना है सक्रेनी महोत्सव जो है ये कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी नागालैंड में, या ऑप्शन डी बिहार में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रेनी महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये त्योहार जो है सक्रेनी महोत्सव जो है ये कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये नागालैंड का है। और याद रखिएगा ये जो है कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नागा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे कह रहा है कि 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जिसे विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। तो 11 दिनों तक ये त्योहार चलता है, ये आपको ध्यान रखना है और याद रखिएगा ये इसका नाम क्या है, धनु यात्रा है। ये आपसे पूछ रहा है किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मणिपुर में या ऑप्शन डी ओडिशा में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि डैश खेतों में बीज बोने वाला एक त्योहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो ये कौन सा है, जावा है, या ऑप्शन बी रोहिणी है, या ऑप्शन सी बंदना है, या ऑप्शन डी करम है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी जो है ये खेतों में बीज बोने वाला एक त्योहार है जिसे झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे कह रहा है कि मोपिन एक कृषि उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है। तो मोपिन कौन से राज्य में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन सी बिहार में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी मोपिन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस राज्य के त्योहार के विभिन्न नाम है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है होली, ऑप्शन बी गणेश चतुर्थी, ऑप्शन सी दशहरा, या ऑप्शन डी मकर संक्रांति। तो आपको बताना है खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी जो है वो किस त्योहार का विभिन्न नाम है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो है 3 नाम है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मकर संक्रांति जो है इसे खिचड़ी जो बोला जाता है ये कौन से राज्य में बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तरायण, उत्तरायण जो है ये कौन से राज्य में बोला जाता है मकर संक्रांति को। और उसके बाद जो है लोहड़ी, बहुत लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि लोहड़ी जो है ये कौन से राज्य में बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खिचड़ी, खिचड़ी जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश में बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। खिचड़ी जो है ये आपके कौन से राज्य में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में। मकर संक्रांति का ही विभिन्न नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को जो है आपको ध्यान रखना है, उत्तरायण जो है गुजरात में बोला जाता है, यानी मकर संक्रांति का ही अलग नाम है क्या, उत्तरायण, जिसे गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है। लोहड़ी जो कि पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। और मकर संक्रांति जो है खासकर इसे आप ध्यान रखिएगा बिहार, बिहार में इसे मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं, आपको ध्यान रखना है बिहार में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माघ बिहू, ठीक है, आपको ध्यान रखना है माघ बिहू ये भी मकर संक्रांति का विभिन्न नाम है, जिसे हम असम में इसे हम कौन से नाम से जानते हैं इससे याद रखिएगा। असम में हम इसे जो है माघ बिहू के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, असम में इसे हम माघ बिहू के नाम से जानते हैं। और जो मैंने अभी जस्ट इससे पीछे पढ़ाया है आपको पोंगल, ये भी मकर संक्रांति का ही नाम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जिसे तमिलनाडु में इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, तो तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मकर संक्रांति का ही अन्य नाम है जो कि है पोंगल, जिसे तमिलनाडु में कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि मणिपुरी नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिकुरु हिडुंगम्बा, ऑप्शन बी गैंग नागी, ऑप्शन सी चेराबा, या ऑप्शन डी कूट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी का नववर्ष जो है ये चेरोबा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 हमसे कह रहा है कि भारत में पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2023 में, ऑप्शन बी 2022 में, या 2021 में, या 2020 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है ये 2023 में आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में आयोजित हुआ था तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस याद रखिएगा ये आपके ओडिशा में आयोजित हुआ था 2023 में, पहला जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा में आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हमसे कह रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, या ऑप्शन बी असम में, या ऑप्शन सी नागालैंड में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फेस्टिवल जो है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। और 10 दिनों में जो है ये कब से कब तक मनाया जाता है गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। और याद रखिएगा हॉर्नबिल जो है ये आपके 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, सबको याद रखना, ये आपके नागालैंड का महोत्सव है, जिसे हम नागालैंड में जो है आपको ध्यान रखना, हॉर्नबिल महोत्सव को ही हम क्या कहते हैं? तो पहला 10 दिनों तक मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और याद रखिएगा त्योहारों का त्योहार जो है ये किसे कहा जाता है गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जो कि हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे कह रहा है कि ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है। तो ट्यूलिप कौन से शहर में प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी श्रीनगर में, या ऑप्शन डी लुधियाना में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्यूलिप महोत्सव जो है ये श्रीनगर में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि तिब्बती नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? लोहांग को, या ऑप्शन बी मुरुंग को, या ऑप्शन सी लोसार को, या ऑप्शन डी मायोको को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लोसार जो है ये तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लोसार आपके जो है सिक्किम का भी फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार है। तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है गुरु पर्व, या ऑप्शन बी ओणम, या ऑप्शन सी छठ पूजा, या ऑप्शन डी उगादी। उगादी की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश कर्नाटक वगैरह में जो है ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वहाँ का नववर्ष है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कर्नाटक वगैरह का जो है नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम गुड़ी पड़वा की बात करें, ये आपके महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का नववर्ष आपका कौन सा है गाइस? याद रखिएगा गुड़ी पड़वा आपके महाराष्ट्र का नववर्ष है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस ओणम, ओणम की अगर हम बात करें, ओणम आपका कहाँ का है गाइस? याद रखिएगा ओणम आपके केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ओणम आपके केरल का। और छठ पूजा जो है ये आपके कहाँ का है गाइस? याद रखिएगा ये आपके बिहार का है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है और याद रखिएगा ये सब पूजा है, लेकिन उगादी जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो गाइस इस कहाँ का है? तो आपके ऑप्शन है गुजरात का, या ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन सी मणिपुर का, या ऑप्शन डी गोवा का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये गुजरात का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पतंग महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, या ऑप्शन बी गांधी जयंती, या ऑप्शन सी गणतंत्र दिवस, या ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना दिवस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है कि कौन सा त्योहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है, जब साल के पेड़ के नए पत्ते आते हैं, ठीक है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है। और दूसरा आपसे ये भी बता रहा है कि ये जो है वसंत ऋतु में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? जब साल के पेड़ पर जो है नए पत्ते आते हैं। तो ऑप्शन ए सोहराय, या ऑप्शन बी जावा, या ऑप्शन सी सरहुल, या ऑप्शन डी करम।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल फेस्टिवल जो है आपको ध्यान रखना है, ये है आपके झारखंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरहुल का अगर हम बात करते हैं अर्थ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइज, ये आपको ध्यान रखना है, सरहुल का अगर हम अर्थ की बात करें तो याद रखिएगा साल वृक्ष की पूजा ही होता है। सरहुल का अर्थ क्या होता है गाइज, याद रखिएगा सरहुल का अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, साल वृक्ष की पूजा, ठीक है, जो कि झारखंड में होता है। अगर हम यहाँ पे जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड के जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से है आपके कौन-कौन से आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सरहुल फेस्टिवल जो है ये आपको ध्यान रखना है झारखंड के मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है मुंडा के जनजाति के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें हो जनजाति के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संथाल जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें तो उराव जनजाति के द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है। तो मुंडा, हो, संथाल, उराव और एक और याद रखिएगा और कौन सा है, और है आपका एक भूमि जनजाति, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है पूछा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे जो है मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ का है, नागालैंड का है, जिसका अर्थ होता है साल की वृक्ष की पूजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि केर और करिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है। केर और करिया, तो ऑप्शन ए झारखंड, या ऑप्शन बी मणिपुर, या ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी ओडिशा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केर और करिया पूजा जो है ये त्रिपुरा का पारंपरिक आदिवासी त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा का है, ठीक है, पारंपरिक आदिवासी त्योहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन बी मेघालय में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी पंजाब में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वांगला महोत्सव को ही कौन सा फेस्टिवल कहते हैं गाइस, याद रखिएगा 100 ड्रमों का त्योहार जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 ड्रमों का त्योहार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 100 ड्रमों का त्योहार जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहा जाता है आपके जो है वांगला महोत्सव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कह रहा है कि राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम क्या है जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आयोजन होता है, ठीक है। तो ऊँटों के व्यापार का एक प्रमुख आयोजन होता है, राजस्थान में होता है। और वो जो है मेले का नाम आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है कौन सा मेला है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है सूरज कुंड मेला, या ऑप्शन बी पुष्कर मेला, या ऑप्शन सी सोनपुर मेला, या ऑप्शन डी मारू मेला। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला जो है याद रखिएगा, ये जो है जिसमें ऊँटों का व्यापार का जो है प्रमुख आयोजन होता है वो होता है राजस्थान में जो है पुष्कर मेला लगता है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे कह रहा है कि कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो कंबाला उत्सव जो है ये कौन से राज्य में कृषक समुदाय द्वारा आयोजित होता है, कर्नाटक में, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा टॉपिक है जो कि है संगठन और उनके मुख्यालय। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से इतने ज्यादा प्रश्न रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है ये सही से नहीं कवर रहता है गाइस। कभी उनके मुख्यालय या स्थापना या उनका जो भी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे कि संगठन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा, या फिर IMF का फुल फॉर्म, तो ये सब भी पूछा जाता है। तो ये सारे मैं इसमें क्लियर की हूँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उन्हें उनके लिए जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा। एंड मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। मैंने कोशिश किया है जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करने का, ठीक है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है संगठन और उनके मुख्यालय से पहला क्वेश्चन है, और ऐसे क्रम में बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला सार्क सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ था जकार्ता में, या ऑप्शन बी जिनेवा में, या ऑप्शन सी वॉशिंगटन में, या ऑप्शन डी ढाका में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सार्क सम्मेलन जो है ये ढाका में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढाका की अगर हम बात करें, ढाका आपका कहाँ पड़ता है गाइस, याद रखिएगा। ढाका आपका जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके बांग्लादेश में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ढाका आपका कहाँ है, बांग्लादेश में। और ये जो पहला सार्क सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये अगर हम बात करें कब हुआ था, 1985 में आयोजित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे कह रहा है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 12 जनवरी 1954 को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1948 को, या ऑप्शन सी 1 जनवरी 1956 को, या ऑप्शन डी 3 दिसंबर 1950 को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं हम WHO की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म जो है ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे मैं लिखा दे रही हूँ जो कि आपको नोट करना है गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी जकार्ता इंडोनेशिया में, या ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। वाशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का स्थापना जो है ये कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 10 नवंबर 1953 को, ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1945 को, या ऑप्शन डी 8 सितंबर 1952 को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम IMF की फुल फॉर्म की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई से आपका क्या हो गया गाइस, तो आई से आपका हो गया इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई से अगर हम बात करें तो आई से आपका क्या हो गया, आई से हो गया गाइज आपका जो है इंटरनेशनल हो गया। और वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल, एम से आपका क्या हो गया, मॉनेटरी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। एम से आपका क्या हो गया गाइज, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे सही से लिख लीजिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अब हम बात करते हैं गाइस तो इसका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हिंदी में क्या होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस तो इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। लेकिन अगर मुख्यालय की बात करें कि IMF का मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है ये मतलब आपको बताना है कि कितने सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा 189 सदस्य देश है, ये आपको ध्यान रखना है। 189 कितना होता है, 189 देश जो है ये आपको ध्यान रखना है। 189 देश जो है इसके सदस्य हैं IMF के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा गाइस कि सिर्फ आपको 1945 नहीं याद रखना है। ठीक है ना, कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बहुत लोग सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं 1945, नहीं आपको डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। जो 27 दिसंबर 1945 ये आप डेट के साथ याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं जो नहीं याद रखते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे कह रहा है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन बी आप देख लीजिए, यहाँ पे है यूनिक नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे यूनिक है और यहाँ पे यूनिक है, ये होगा नहीं। यूनाइटेड जो है दो जगह है, ऑप्शन ए और डी में है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका साइंस है। तो यहीं पे आपको जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनेस्को का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाटो के कितने सदस्य देश हैं, ये आपको बताना है। तो नाटो के सदस्य देश जो है ये कितने हैं? तो 30 देश हैं, या ऑप्शन बी 32 देश हैं, या ऑप्शन सी 35 देश हैं, या ऑप्शन डी 38 देश है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गाइस कि नाटो में शामिल होने वाला यानी कि स्वीडन सबसे नया सदस्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नाटो में शामिल होने वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है स्वीडन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्वीडन जो है सबसे नया जो है, आपको ध्यान रखना है सबसे नया है, ये जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वीडन जो है ये कब शामिल हुआ था नाटो में, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वीडन शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। स्वीडन जो है नाटो में कब शामिल हुआ था गाइस, याद रखिएगा 7 मार्च 2024 को, ये आपको ध्यान रखना है 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ था नाटो में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया, आपको यहाँ पे इतना पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा अब बात करते हैं नाटो की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा नाटो की जो है गाइस याद रखिएगा स्थापना कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना और इसका मुख्यालय, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नाटो का स्थापना जो हुआ था गाइस याद रखिएगा वो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नाटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा नाटो की जो है अगर हम बात करते हैं मुख्यालय की बात करते हैं इसकी, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाटो का जो मुख्यालय है ये आपका है ब्रुसेल्स में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है कहाँ है गाइस, याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ये आपके ब्रुसेल्स में, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें ब्रुसेल्स आपका कहाँ पड़ता है गाइस, याद रखिएगा ये आपके बेल्जियम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स आपका कहाँ पड़ता है गाइस, याद रखिएगा ब्रुसेल्स आपके जो है बेल्जियम में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस में, या ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ये डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य किस वर्ष बना था, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका ध्यान रखना है। तो भारत डब्ल्यूटीओ का जो सदस्य बना था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, वो बना था 1 जनवरी 1995 को बना था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 1995, ये पूरा डेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 164 देश सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है 164। डब्ल्यूटीओ में जो है कितने सदस्य देश है, तो याद रखिएगा 164 सदस्य देश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस में, या ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्जियम में, या ऑप्शन डी जगार्ता इंडोनेशिया में, या ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनीला फिलीपींस में जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है एशियाई विकास बैंक की जो है अगर हम बात करते हैं स्थापना से रिलेटेड, इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है एशियाई बैंक
एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 19 दिसंबर। ये हुआ था कब गैस, याद रखिएगा 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था गैस, ये आपको ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1966 को जो है एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि यूएनओ का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है यूएनओ का पूरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्बन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी अर्बन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ का पूरा नेम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और यूएनओ को ही हम क्या कहते हैं, तो इसे आप हिंदी में भी याद रखिएगा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, याद रखिएगा, इसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनओ को हम क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनओ को ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि यही हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, आपका क्या हो गया, यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी लियोन में, या ऑप्शन सी डबलिन में, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है गाइस, याद रखिएगा, अगर हम स्थापना से रिलेटेड बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये कहाँ हुई थी, कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा, ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और स्थापना जो है इसका कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 1945 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे कह रहा है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, या फिर जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा से कंफ्यूज होते हैं। अब हम आप इसमें आपको दिखाते हैं। जैसे अगर आप पहला देखेंगे यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड है, लेकिन आप सेकंड में देखेंगे तो सारा चीज सेम है, लेकिन आप नेशनल में देखेंगे तो यहाँ पे एल नहीं है। तीसरा में अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेट है, यहाँ पे इंटरनेशनल की जगह पे क्या है, नेशन इंटरनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से लोग और यहाँ पे जो है ये आपका फंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ये नेशनल इंटरनेट इमरजेंसी फंडिंग है, तो ये दोनों ही है। लेकिन इस दोनों में बहुत कॉमन था, अगर ऑप्शन ए और बी को देखेंगे तो सिर्फ नेशनल और नेशन का फर्क था। और यही चीज होता है कि यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जब भी अगर इस तरीके का है, इसी वजह से एग्जामिनर जो है इस टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा रखते हैं। तो आप लोगों को इसमें एकदम ध्यान लगाना है और ध्यान रखना है। स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि यूनिसेफ का स्थापना जो है ये कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन है 10 जुलाई 1951 को, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1985 को, ऑप्शन सी 5 दिसंबर 1950 को, या ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946 को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ था। और वहीं अगर हम बात करें कि जो है आपकी यूनिसेफ की अगर हम बात करते गए, इससे आपको ध्यान रखना है, इसका फुल नेम बता दी, इसकी स्थापना बता दी, तो अब एक चीज बच जाता है जो कि बचता है मुख्यालय, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंटरपोल का स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंटरपोल की स्थापना जो ये किस वर्ष हुई थी, 1958 में, या ऑप्शन बी 1923 में, या ऑप्शन सी 1925 में, या ऑप्शन डी 1978 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1923 में जो है इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करते गए तो आपको ध्यान रखना है, इंटरपोल का अगर हम बात करते गए इसका मुख्यालय आपको याद
रखना है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका लियोन फ्रांस में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके लियोन फ्रांस में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है गाइस, याद देखिएगा, लियोन फ्रांस में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि इंटरपोल का पूरा नाम क्या है। तो इंटरपोल का पूरा नाम क्या है गाइस, याद रखिएगा, इस इंटरपोल का पूरा नाम, तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका जो है आपको ध्यान रखना, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे तो दोनों जगह क्राइम है तो ये नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला में थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, एक जगह इंटरनेशनल है और एक जगह इंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 76 हमसे कह रहा है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है सार्क का पूरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, तो इसे हम कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी इसे हम कहते हैं। तो इसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर डिजिटल कॉर्पोरेशन। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है इसे हिंदी में भी दे देता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो इसका जो है हिंदी में इसे क्या कहेंगे गाइस, तो हिंदी में जो है इसे याद रखिएगा दक्षिण एशियाई, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कहेंगे गाइस, इसे आपको ध्यान रखना है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है इसे हिंदी में हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सार्को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सहयोग संगठन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस में, या ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल में, या ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो अगर हम बात करते हैं सार्क की स्थापना की अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। सार्क का स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सार्क की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। इसका स्थापना जो ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा, इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा, ये जो है इसमें जो है टोटल कितने देश है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें टोटल जो है 8 देश सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं सार्क के, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ, पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, पहले आपको याद रखना है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के ही आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश के ही ढाका में पहला सार्क सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन यही था, बांग्लादेश हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका भूटान हो गया। वहीं अगर हम तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपका भारत हो गया। उसके बाद जो है चौथा आपका कौन सा हो गया, चौथा आपका नेपाल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, चौथा आपका नेपाल हो गया। वहीं अगर हम पांचवा अगर हम बात करें, पांचवा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा पांचवा आपका श्रीलंका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा पांचवा आपका श्रीलंका हो गया। छठा कौन सा देश है सार्क का गाइस, तो याद रखिएगा छठा, जो बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होंगे, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना, छठा जो है ये पाकिस्तान हो गया। उसके अलावा अगर हम सातवां अगर हम बात करें, आपका कौन सा हो गया, सातवां आपका जो है अफगानिस्तान हो गया, ये आपको ध्यान रखना। सातवां जो है ये आपका कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया सातवां। और लास्ट जो है ये आपका कौन सा बच गया गाइस, तो लास्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका जो है कौन सा हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आठवां आपका कौन सा हो गया, मालदीव। तो ये टोटल 8 सदस्य देश है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने इसलिए लिखा है
क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य का देश है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, पहला ये याद रखिएगा कि ये 8 सदस्य देश है और 8 सदस्य के नाम आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, या ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में, या ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है आपका जो जिनेवा स्विट्जरलैंड है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। WHO का मुख्यालय है। और याद रखिएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। तो WHO को जो है ये क्या कहते हैं, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि आसियान के कितने सदस्य देश हैं। तो आसियान के कितने सदस्य देश है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 देश, या ऑप्शन बी 18 देश, या ऑप्शन सी 12 देश, या ऑप्शन डी 10 देश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान के टोटल 10 देश है। वहीं अगर हम आसियान की अगर हम बात करें, जो कि आपका इसका क्या होता है, EAN, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वही बात करें, इसके 10 देश हैं। आप सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, आसियान की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है ये 8 अगस्त 9 यानी कि 8 अगस्त 1967 1967 को हुआ था। वहीं अगर हम बात करें गाइस, तो इसका हम जो है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि रखना है मुख्यालय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आसियान का मुख्यालय जो है ये आपके जो है जकार्ता में है, ये आपको ध्यान रखना है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है जकार्ता। जकार्ता आपका कहाँ पड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा। जकार्ता आपका जो है इंडोनेशिया में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। जकार्ता आपका कहाँ पड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि ओपेक का पूरा नाम क्या है। तो ओपेक का पूरा नाम क्या है आपको बताना है, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मिक्सअप ही होगा, जो होगा आपके जो है स्पेलिंग का फर्क होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है क्या होगा, ओपेक का हो जाएगा आपका जो है फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ओपेक से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम ओपेक की जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है। ओपेक की स्थापना जो है ये कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका जो है आपका सितंबर 1960 में, ठीक है। यानी कि 1960 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1960 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये इसका मुख्यालय जो है ये वियना में है, ये आपको ध्यान रखना है। जी इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ये वियना में है। और वियना आपका कहाँ पड़ता है गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय वियना में है और वियना आपका कहाँ पड़ता है गाइस, ऑस्ट्रिया में, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस आपका जो है आपका स्टैटिक जीके का जो ब्रह्मास्त्र सेशन था ये यहीं कंप्लीट होता है। मैं आपको इतना ही कहूंगी गाइस कि अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्प किया, मैंने बहुत अच्छे से चीजों को तैयार किया है कि जितना ज्यादा हो सके आपके लिए मैं अच्छा प्रोवाइड करूं। तो प्लीज गाइस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो कमेंट में थम्स अप करिएगा और मेरे इसको लाइक कर दीजिएगा सेशन को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि यहाँ पे जो है कुछ स्टैटिक जीके का, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे प्रमुख मंदिर हो गया, मेले हो गए, मेले के बारे में तो मैंने बता दिया, प्रमुख मंदिर हो गया, इसके बाद जो है आपके अभ्यारण्य के बारे में हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है यूनेस्को से हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो ये सारे टॉपिक जो है अभी मैंने कवर नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए जो ये सारे टॉपिक पूरा क्लियर आउट के साथ चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर जो है थम्स अप करिएगा, ताकि मैं जरूर आप लोगों के लिए कल लेकर आऊंगी। तो प्लीज आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दीजिए और याद रखिएगा कि जितना ज्यादा हो सके चीजों को नोट करिए एंड रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलिए और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज गाइस प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।